हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ उसकी 7th क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा 7th टॉपिक है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, औद्योगिक संबंध के लिए कानूनी ढांचा, इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स हम इसको हिंदी में कहते हैं औद्योगिक संबंध, जिसका मतलब मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मतलब जो कंपनी ऑनर है या हम कह सकते हैं कि जो बॉस है, और वहाँ पर काम करने वाले वर्कर जो एम्प्लॉय होते हैं, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है या उनके बीच की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब देखो, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। अब ये जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाता है या उसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, इंडस्ट्रियल पीस बनी रह सके, मतलब औद्योगिक शांति बनी रह सके, औद्योगिक विवाद ना हो सके, और जैसे कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है दोनों के राइट्स और ड्यूटीज़ को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। ठीक है। और ये जो मतलब ये एक ऐसा लीगल सिस्टम है जो यहाँ पर ये श्योर करता है कि एम्प्लॉय को मतलब कहना चाहिए कि जो भी उनके वेलफेयर्स होते हैं या वेजेस होते हैं, कंपेंसेशन मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, या जो भी उसको चीज़ें प्रोवाइड हो रही है उसमें मतलब किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कौन से एरिया में बनाया गया है। तो देखो, ये जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको 4 एरियाज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा इसमें स्टाफिंग, दूसरा है हमारा यहाँ पर कंपेंसेशन एंड रिवॉर्ड, फिर है एम्प्लॉय मेंटेनेंस, और फिर है एम्प्लॉय रिलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग में मतलब कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात की गई है, कौन कौन से इसमें एक्ट या लॉ बनाए गए हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टाफिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हमें इसको समझना जरूरी है, तभी हम समझेंगे ना आगे के स्टाफिंग के लिए कौन कौन से यहाँ पर लॉ या एक्ट को बनाया गया है। तो स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए, मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब सही इंसान को सही जॉब या सही पद के लिए रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना और डेवलप किया जाता है। स्टाफिंग उसी को कहा जाता है। मतलब सही इंसान को सही जॉब के लिए, सही वैकेंसी के लिए आप भर्ती कर रहे हो, मतलब रिक्रूटमेंट कर रहे हो, उसको सिलेक्ट कर रहे हो, उसका चयन कर रहे हो और उसका डेवलपमेंट कर रहे हो, मतलब उसका विकास भी कर रहे हो ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्टाफिंग। अब यहाँ पर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के लिए, मतलब स्टाफिंग के लिए कौन कौन से एक्ट या लॉ बनाए गए हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्ट या लॉ हमने यहाँ पर लिखा है वो है द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि जो 14 साल से कम एज के बच्चे रहते हैं उनको यहाँ पर जो डेंजर प्लेस है, डेंजर प्लेस पर काम करने से रोका जा सकता है, और उनके जो राइट्स है या जो उनकी ड्यूटीज़ है कहना चाहिए, उनके इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। मतलब 14 साल से कम बच्चों को हम डेंजर प्लेस पर काम करने नहीं दे सकते हैं, वो उनके लिए सही जगह नहीं है काम करने के लिए। मतलब छोटे बच्चों के लिए डेंजर प्लेस पर काम करना सही नहीं है। मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये चीज़ यहाँ पर फिट हो रही है ना, मतलब स्टाफिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर है, 14 साल से कम आयु के बच्चों को डेंजर प्लेस पर काम करने से रोकने और यहाँ पर उनको मतलब जो उनके राइट्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। फिर दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959। अब इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, इस एक्ट के थ्रू जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज खाली है, जॉब पोजीशंस खाली है, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस है, इसको इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है, ज़रूरी है।
क्यों? क्योंकि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि अनएम्प्लॉयड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट डाटा को कलेक्ट करना और इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इस एक्ट में क्या हुआ कि जो मतलब अगर कहीं जॉब पोजीशंस खाली है तो उसकी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस को दी जाती है ताकि वो उस खाली वैकेंसी के लिए या जॉब के लिए सही पर्सन को ढूंढ सके और उसको फुलफिल कर सके, मतलब स्टाफिंग कर सके, उसका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्ट करना, फिर उसको डेवलपमेंट करना। मैंने अभी आपको बताया था कि स्टाफिंग एक ऐसी ही प्रोसेस है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस के थ्रू भी यहाँ पर जहाँ जॉब पोजीशन खाली रहती है या वैकेंसीज खाली रहती है तो वहाँ की इंफॉर्मेशन देना इस ऑफिस में ज़रूरी रहता है ताकि वो उस सीट को फिर फुलफिल कर सके। फिर उसके बाद में है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है, लेबर तो सुना है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है? आपने ये भी सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स जैसे कि कोई लेबर है, वो लेबर डायरेक्ट कंपनी का लेबर या एम्प्लॉय ना होते हुए किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहा है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहा जा सकता है। इस एक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसे प्रिवेंट करके रखना, मतलब उसका शोषण ना हो, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया है। उसको इक्वल राइट्स और ड्यूटीज़ प्रोवाइड होना, सारी चीज़ों से मतलब उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके हितों की रक्षा करना, इस एक्ट के थ्रू इसकी बात की गई है। फिर उसके बाद में है द अप्रेंटिस एक्ट 1961। अब देखो इस एक्ट में क्या होता है कि जो यंग पीपल है या यंग पर्सन है, अब उनको यहाँ पर जैसे वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग क्यों देना? ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क परफॉर्म कर सके, स्किल्ड वर्कर बन सके, इसीलिए उनको यहाँ पर जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ट्रेनिंग देने के बाद अप्रेंटिस एक्ट 1961 में इस बात को कहा गया है। अब जो यंग पीपल रहते हैं, यंग पीपल को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के भी 2 पार्ट है। जब हम यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, लेकिन अभी यहाँ पर इस एक्ट में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात की गई है, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेनिंग 2 टाइप की होती है। एक होती है ऑन द जॉब और एक होती है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में जब आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ में ही आपको सीखने मिलता है, तब उसे कहते हैं हम ऑन द जॉब, मतलब जॉब चालू रहते हुए चीज़ों को सीखना। ठीक है, और एक होती है ऑफ द जॉब, मतलब जब आप जॉब नहीं करते हो, पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर कैसे काम करना है सिखाया जाता है, उसके बाद में फिर आपको जॉब दी जाती है या आप जॉब करते हो, उसको कहते हैं ऑफ द जॉब। और यहाँ पर अप्रेंटिस एक्ट में बात की गई है ऑन द जॉब की, मतलब अगर कोई यंग पीपल या कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है तो उसको यहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के बाद अप्रेंटिस एक्ट 1961 में की गई है। मतलब यहाँ पर किस चीज़ की बात हुई कि मतलब आपने किसी का रिक्रूटमेंट किया, किसी एम्प्लॉय का या किसी पर्सन का रिक्रूटमेंट किए, सिलेक्ट किए, अब उसका डेवलपमेंट भी करना है ताकि वो ज़्यादा अच्छे से वर्क को परफॉर्म कर सके। तो ये था स्टाफिंग में एक्ट हमने पढ़े चाइल्ड लेबर एक्ट, जिसमें 14 साल से कम बच्चों को डेंजर प्लेस पर काम करने से रोका जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट में हमने देखा यहाँ पर कि खाली पोजीशन के लिए एम्प्लॉय को ढूंढना और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर किसको देना कि जॉब खाली है करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस को देना चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं ऐसे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उन्हें इक्वल राइट प्रोवाइड हो, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया। अप्रेंटिस एक्ट में क्या हुआ, जो यंग पीपल है उनको जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग मिले, इस चीज की बात की गई है अप्रेंटिस एक्ट में। ये था स्टाफिंग। फर्स्ट एरिया था इंडस्ट्रियल रिलेशन के लीगल फ्रेमवर्क का। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड एरिया। अब हमारा जो सेकंड एरिया यहाँ पर है, सेकंड एरिया है यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन के लीगल फ्रेमवर्क का, वो है कंपेंसेशन एंड रिवॉर्ड। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कंपेंसेशन क्या होता है, फिर रिवॉर्ड क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो देखो
कंपेंसेशन क्या होता है? कंपेंसेशन मीन्स मतलब जो एम्प्लॉय है या वर्कर है उसको उसके वर्क के बदले में जो भी सैलरी, पे, वेजेस दिया जाता है या फिर अलायंस प्रोवाइड करवाया जाता है उसे कहा जाता है कंपेंसेशन। और रिवॉर्ड किसे कहा जाता है? रिवॉर्ड मीन्स होता है कि जैसे कि कोई एम्प्लॉय है या वर्कर है, वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे, गुड परफॉर्मेंस दे, कोई अचीवमेंट हो या फिर कहना चाहिए कि कोई मतलब उसकी लॉयल्टी, उसके लिए उसको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाता है। मतलब जैसे कि मान लो कि उसे गिफ्ट दे रहे हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किए इसलिए उसकी तारीफ़ की जा रही है, कॉम्प्लीमेंट उसे मिल रहा है, गिफ्ट दे रहे हैं ऑफिस की तरफ से या फिर उसको कोई एक्स्ट्रा लीव प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड ज़रूरी नहीं होता कि पैसे के ही फॉर्म में हो, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे किसी की तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट कर देना या फिर जैसे गिफ्ट दे देना, ज़रूरी नहीं रहता कि आपको पैसे ही मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा ऐसी जो चीज़ें मिलती है उसको भी हम यहाँ पर उसी को कहा जाता है रिवॉर्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कंपेंसेशन और रिवॉर्ड के लिए कौन कौन से यहाँ पर एक्ट बनाए गए हैं या लॉ बनाए गए हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट एक्ट है या लॉ है वो है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट में क्या होता है कि जैसे कि कोई वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, अब उसको काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में सैलरी या पे वेजेस तो मिलना चाहिए, उसकी बात की गई है इस एक्ट में। और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पर जो भी सैलरी देता है या पे वेजेस देता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अनलॉफुल डिडक्शन मतलब अनुचित कटौती, मतलब किसी भी प्रकार के उसकी सैलरी में कटौती कर रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन आप नहीं कर सकते हो, इस चीज़ की बात की गई है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में। फिर उसके बाद में है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब जो ये वाला एक्ट है, अब इस एक्ट में बात की गई है कि जो भी वर्कर या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको कम से कम मिनिमम वेजेस तो प्रोवाइड होना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। बेसिक नीड्स हर किसी की लाइफ की क्या रहती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, इसीलिए उसे कम से कम मिनिमम वेजेस तो प्रोवाइड होना चाहिए, इस चीज़ की बात की गई है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में। फिर उसके बाद में है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अब यहाँ पर जो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, इस एक्ट में बात की गई है कि जैसे कि कोई एम्प्लॉय या वर्कर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन सैलरी के साथ साथ उसको जो एडिशनल रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इस चीज़ की बात की गई है, बोनस मिलना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया इस एक्ट में क्या हो रहा था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में क्या हो रहा था कि एम्प्लॉय को उसके वर्क के बदले में, वर्क के अगेंस्ट में यहाँ पर सैलरी, पे, वेजेस प्रोवाइड हो रहे थे, ठीक है। लेकिन इस एक्ट में क्या होता है कि सैलरी के साथ साथ उसको एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कंपेंसेशन और रिवॉर्ड क्या होता है, तो इसी चीज़ की, यही रिवॉर्ड की बात की गई है इस एक्ट में। जैसे बोनस दिया जाता है, तो बोनस दिया जाता है या फिर जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि गिफ्ट दे देना, एक्स्ट्रा लीव्स प्रोवाइड करवा देना, तो इस सारी चीज़ों की बात की गई है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में। फिर उसके बाद में है द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। अब इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि जो वुमेन एम्प्लॉय है और मेन एम्प्लॉय है, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे जेंडर हो, मतलब जेंडर हो, रिलीजन हो या कास्ट के बेसिस पर, दोनों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड होंगे, इक्वल ड्यूटीज़ होगी दोनों की, और यहाँ पर दोनों का एम्प्लॉयमेंट में भी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दोनों को एक जैसे रोजगार भी मिलेगा, दोनों को एक जैसे पे वेजेस भी मिलेंगे, इस चीज़ की बात की गई है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में। तो ये हमारा सेकंड एरिया था। सेकंड एरिया में कंपेंसेशन और रिवॉर्ड की बात की गई, इसके लिए एक्ट बनाए गए थे। फर्स्ट हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मतलब अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में उसको सैलरी, पे, वेजेस मिलना, किसी प्रकार से कोई उसकी सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, इस चीज़ की बात की गई। फिर है मिनिमम वेजेस एक्ट में कोई भी वर्कर को मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए ताकि वो रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी जरूरतों को फुलफिल कर सके। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में बात की गई है
बात की गई है यहाँ पर कि यहाँ पर सैलरी वगैरह तो मिल रही है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा जैसे कि कहना चाहिए एडिशनल रिवॉर्ड है। एडिशनल रिवॉर्ड में जैसे यहाँ पर बोनस मिलता है या फिर जो एक्स्ट्रा लीव्स मिलती है, इन सारी चीज़ों की बात की गई है। और फिर उसके बाद में है लास्ट, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। यहाँ पर मेन और वुमेन एम्प्लॉय में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस चीज़ की बात की गई है। तो ये था सेकंड एरिया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एरिया के इंडस्ट्रियल रिलेशन ने जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया है उसके बारे में। एम्प्लॉय मेंटेनेंस, ये हमारा थर्ड एरिया है, इसके बारे में देखते हैं। हमारा जो थर्ड एरिया था वो है एम्प्लॉय मेंटेनेंस। देखो, एम्प्लॉय मेंटेनेंस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एम्प्लॉय की सेफ्टी, उनके वेलफेयर्स, उनकी जो हेल्थ है या जो सेटिस्फेक्शन है उनका ध्यान रखा जाता है। क्यों? ताकि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक कर रिटेन होकर के रह सके, मतलब लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय की हेल्थ, सेफ्टी और उनके वेलफेयर्स के बारे में ध्यान रखती है। तो अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय मेंटेनेंस है, एम्प्लॉय के मेंटेनेंस के लिए उनका ध्यान रखने के लिए कौन कौन से यहाँ पर एक्ट बनाए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एक्ट है यहाँ पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब यहाँ पर देखो, जो ये फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में बात की गई है कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं या लेबर है, उनके वेलफेयर्स का ध्यान रखा जाए, उनकी सेफ्टी, उनके हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात की गई है। उनको किसी भी प्रकार का मतलब कहना चाहिए कि कोई जैसे एक्सप्लॉयटेशन ना हो या मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट ना हो, इस सारी चीज़ों की बात की गई है। या मतलब उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। जो फैक्ट्री में काम करते हैं ऐसे लेबरों की बात की गई है इसमें। सेकंड है हमारा द माइंस एक्ट 1952। अब यहाँ पर जो ये माइंस एक्ट है 1952, इस एक्ट में जो माइंस में काम करने वाले लेबर हैं या वर्कर हैं, उनकी हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर की बात की गई है। यहाँ पर जो माइंस में काम करते हैं ऐसे वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यहाँ पर उनका एक्सीडेंट ना हो किसी भी तरह से, इस सारी चीज़ों की बात की गई है या इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर इनके भी मतलब जो माइंस में काम करते हैं ऐसे वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। फिर है द ESI एक्ट 1948। अब ये जो ESI लिखा हुआ है, ESI इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। मतलब इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर एम्प्लॉय को इंश्योरेंस देने की बात की गई है। अब इंश्योरेंस किस कंडीशन में दे सकते हैं, जैसे सिकनेस मतलब बीमारी के टाइम पर, या कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या मैटरनिटी के टाइम पर मतलब मातृत्व के टाइम पर उनको जो मतलब यहाँ पर इंश्योरेंस दिया जाता है, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉय की फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर ESI की बात की गई, मतलब एम्प्लॉय को इंश्योरेंस देने की बात की गई है जिससे उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। फिर है द वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट 1952। अब यहाँ पर जो ये वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट है, मान लो किसी फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है और काम करते टाइम पर उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्कर है, वर्कर की फैमिली को यहाँ पर पैसे से मदद की जाती है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, या हम कह सकते हैं कि उससे उन्हें कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। इस एक्ट के थ्रू इस बात को कही गई है। तो हमने यहाँ पर जो इसका थर्ड एरिया था, थर्ड एरिया में हमने देखा एम्प्लॉय मेंटेनेंस, जिसमें एम्प्लॉय को मेंटेन करने की, रिटेन करने की बात की गई है। फर्स्ट इसमें था हमारा फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर की सेफ्टी की बात की गई, उनके वेलफेयर के बारे में बात की गई है। माइंस में काम करने वाले वर्कर की बात की गई है, दूसरे एक्ट में उनके वेलफेयर की बात की गई है। फिर ESI थर्ड एक्ट, इसमें ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यहाँ पर एम्प्लॉय को इंश्योरेंस दिया जाता है जिससे उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। फिर है वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट 1923, इसमें हमने किस चीज़ की बात की, अगर वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को यहाँ पर पैसे से मदद किया जाता है। तो ये था एम्प्लॉय मेंटेनेंस। उसके बाद हम देखेंगे हमारा फोर्थ एरिया एम्प्लॉय रिलेशंस। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय रिलेशंस है,
जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पर रिलेशन को बेटर बनाना इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि क्या हो सके, ताकि दोनों के बीच में ट्रस्ट, कोऑपरेशंस और यहाँ पर सेटिस्फेक्शन बना रहे, जिससे क्या होगा कि दोनों के बीच में अगर मतलब उनका कहना चाहिए कि रिलेशन अच्छा रहेगा तो काम अच्छे से होगा, ऑर्गेनाइजेशन हो या एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय के साथ में उनके रिलेशंस अच्छे रहना चाहिए। तो यहाँ पर एम्प्लॉय रिलेशन के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब देखो जो ट्रेड यूनियन एक्ट है इसमें बात की जाती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को बेटर बनाने की, दोनों के बीच बैलेंस बना के रखने की बात को कहा गया है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है दोनों अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर यूनियन या एसोसिएशन बनाने की दोनों को फ्रीडम है, और उसे लीगल रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए भी इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर मतलब राइट है कहना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये समझ लो कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय ने यहाँ पर कोई एसोसिएशन बना लिया, अब उस एसोसिएशन को कानूनी मान्यता देने की भी बात की गई है इस एक्ट के थ्रू, ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद में है यहाँ पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मतलब इस एक्ट में यहाँ पर जैसे कि किसी इंडस्ट्री में लॉकआउट हो गया, स्ट्राइक हो गई, कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए, तो उनका सेटलमेंट करने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, फिर है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। अब यहाँ पर जैसे इंडस्ट्री यहाँ पर अपने एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर क्लियर रूल्स और कंडीशंस फिक्स करके रखती है, ताकि जो मतलब उनका वर्क है, बिहेवियर है, डिसिप्लिन यहाँ पर किसी प्रकार से मतलब इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जो वर्क इन्वायरमेंट होता है, वर्क इन्वायरमेंट में ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, वर्कर्स को यहाँ पर उन्हें क्या काम करना है ये सारी चीज़ें उन्हें पता रहना चाहिए, उन्हें कौन से डिसिप्लिन को फॉलो करना है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर रहना चाहिए। इंडस्ट्री ये सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉय से क्लियर रखे, इन सारी चीज़ों को, इस चीज़ की बात की गई है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। मान लो एक इंडस्ट्री ने अपने यहाँ पर वर्कर्स को या एम्प्लॉय को बोला कि जैसे अभी नवंबर के महीना चल रहा है, नवंबर में आपको 100 यूनिट्स बनानी है। ठीक है, 100 यूनिट्स बनाने की बात बोल दिए। अब वर्कर्स सोच रहे हैं कि 100 यूनिट हमें बनानी है, उस हिसाब से वो अपना मतलब मैनेजमेंट बनाते हैं कि हमें कब कितना क्या काम करना है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर अगर कंपनी या इंडस्ट्री बोलती है कि हमें 150 यूनिट चाहिए, तो वो वर्कर्स का मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक क्लियर बात इंडस्ट्री को अपने वर्कर से करना चाहिए कि हमें कितना काम चाहिए इस महीने में, उस हिसाब से वो मैनेजमेंट बना के रखते हैं। मतलब वर्क इन्वायरमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इस चीज़ की बात की गई है यहाँ पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 में। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट एक्ट है यहाँ पर द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976। इस एक्ट में बात की गई है, जैसे कहना चाहिए कि कोई मतलब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, ऐसे यहाँ पर एम्प्लॉय को या वर्कर को फेयर वेजेस प्रोवाइड करवाना, लीव्स प्रोवाइड करवाना या अदर बेनिफिट प्रोवाइड करवाने की बात की गई है यहाँ पर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट। मतलब यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेल्स को मतलब जो प्रोडक्ट को सेल्स करता है, उन्हें प्रमोट करता है, ऐसे एम्प्लॉय को यहाँ पर फेयर वेजेस देना, लीव्स देना या अदर बेनिफिट देने की बात की गई है। तो ये था हमारा यहाँ पर फोर्थ एरिया। अब एक बार हम इसका जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन से एरियाज देखे जिसमें हमने यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। सबसे पहले स्टाफिंग देखे थे, फिर सेकंड था हमारा कंपेंसेशन एंड रिवॉर्ड, थर्ड था हमारा एम्प्लॉय मेंटेनेंस और फिर लास्ट था हमारा एम्प्लॉय रिलेशन। स्टाफिंग में हमने यहाँ पर सही पर्सन को सही जॉब देने की बात की, उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ एक्ट बनाए गए थे। फिर कंपेंसेशन और रिवॉर्ड मतलब सैलरी के साथ जो मतलब कोई वर्क कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसको सैलरी पे वेजेस तो मिल रहे हैं, लेकिन रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। रिवॉर्ड मतलब कॉम्प्लीमेंट कि आपने बहुत अच्छा काम करके दिया, गुड परफॉर्मेंस रही आपकी, उसके लिए कभी उसको गिफ्ट देना, एक्स्ट्रा लीव प्रोवाइड करवाना, जिससे क्या होगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और उसका यहाँ पर कहना चाहिए कि काम करने में और ज़्यादा अच्छा मन लगेगा। इस चीज़ की बात की गई कि आप यहाँ पर एक एम्प्लॉय के लिए कंपेंसेशन और रिवॉर्ड देना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन सा एक्ट बनाए गए हैं। फिर उसके बाद में है एम्प्लॉय
एम्प्लॉय मेंटेनेंस। अब एम्प्लॉय को लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखना, मतलब लॉन्ग टाइम तक बना करके रखने के लिए यहाँ पर कौन कौन से एक्ट बनाए गए उसकी बात की गई। अगर देखो यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट, अब फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर पर आप ध्यान ही नहीं दोगे, माइंस में काम करने वाले वर्कर पर आप ध्यान ही नहीं दोगे, क्या वो आपके यहाँ पर काम करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। एम्प्लॉय को अगर इंश्योरेंस नहीं दोगे, मतलब अगर आप उन्हें फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाओगे। वर्क मीन्स अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या वर्कर ऐसी जगह पर काम करना पसंद करेगा? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ एक्ट बनाए गए हैं ताकि एम्प्लॉय को मेंटेनेंस हो सके, लॉन्ग टाइम तक वो ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन होकर के रह सके। फिर है एम्प्लॉय रिलेशंस। एम्प्लॉय रिलेशंस में यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा रहना चाहिए, तभी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था ये लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।